दिन रात नेहरू को कोसने और हर समस्या के लिए उन्हें जिम्मेदार बताने की बजाय फलाने जी ने अगर पंडित नेहरू से कुछ सीख लिया होता तो आज पूरी दुनिया में भारत की वो छिछालेदर न होती जो हो रही। हुजूर अपनी इज्जत का बंटाधार करवाते तो बात अलग होती, लेकिन जिस पद पर हैं वो पद व्यक्तिगत नहीं है, न तो किसी पार्टी का है न किसी आरएसएस जैसे संगठन का है। वो पद देश के मुखिया का है। उस पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान पूरे मुल्क का अपमान है, यानी 150 करोड़ भारतीयों का अपमान है। यही होता है जब हम अपने से ज्यादा विद्वान और काबिल व्यक्ति से सीखने की बजाय उससे चिढ़ने और कोसने लगते हैं। जी हाँ, वायर पर पूर्व राष्ट्रपति के स्पेशल ऑफिसर ने एक लेख लिखा है और बताया है कि पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति के लिए जो पौधे लगाए थे, कैसे विश्वगुरु ने उन पौधों की जड़ों में गर्म पानी डाल दिया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही सवाल होगा कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत यानी देश की सुप्रीम कोर्ट मोदी सत्ता के जी राम जी वाले कानून को रद्द करेगी, क्योंकि उसे पूरी तरह से गलत बताते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और साफ साफ कहा है कि मोदी सरकार इस कानून के जरिए संविधान का उल्लंघन कर रही है, लोगों का अधिकार छीन रही है। दोनों ही मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्क्रीन पर जो लेख दिख रहा है ये वर्तमान सत्ता यानी मोदी शाह की गुजराती जोड़ी की सरकार की विदेश नीति की पोल खोलने वाला है और किस तरीके से पंडित नेहरू को दिन रात गरियाने वाले, उनकी आलोचना करने वाले और हर एक बीमारी का जिम्मेदार उन्हें बताने वाले लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे, इस बात को कैसे इन्होंने परोसा है जरा ध्यान से देखिए। लेख लिखने वाले कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, ये हैं SN साहू, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रह चुके हैं, यानी सत्ता के भीतर कामकाज और कूटनीति का किचन इन्होंने बड़े नजदीक से देखा है। साहू अपने लेख में बहुत सीधी बात कहते हैं कि भारत की विदेश नीति का जो स्वतंत्र और सिर उठाकर चलने वाला विचार नेहरू ने 1927 में दिया था कि दुनिया को समझो, रणनीति बनाओ, लेकिन अपने हित किसी और के अधीन मत करो, यानी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आज वही विचार कमजोर पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई नेहरू का नाम फिर क्यों? इसलिए कि पिछले 10-12 साल में मोदी और बीजेपी का एक स्थायी सुर रहा है। हर चीज में नेहरू नेहरू नेहरू। देश में कुछ हो गड़बड़ हो जाए तो नेहरू, चीन की बात हो तो नेहरू, कश्मीर की बात हो तो नेहरू, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सरकार नहीं नेहरू विरोध विभाग चल रहा हो। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने बाकायदा कह भी दिया कि एक बार टाइम निकालिए, हम लोग भी रहेंगे, जितने घंटे आपको नेहरू की आलोचना करनी हो, उनको गरियाना हो, इकट्ठा गरिया लीजिए, क्या रोज रोज लेके आ जाता है नेहरू का चैप्टर। अब मजेदार बात यह है कि SN साहू इसी फ्रेम को पलटकर पूछते हैं कि अगर नेहरू को कोसने वाले मोदी जी सच में मजबूत हैं तो फिर 2025-26 में भारत को विदेश नीति में बार बार बेइज्जती वाली स्थिति क्यों झेलनी पड़ी। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा वाला मामला याद दिलाया है। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मोदी ने उनसे मिलने के लिए पूछा, सर मे आई सी यू प्लीज। और फिर ट्रंप ने यह भी जोड़ दिया कि अब मोदी उनसे खुश नहीं है क्योंकि भारत टैरिफ दे रहा है और उसने रूस से तेल खरीद काफी कम कर दिया है। ट्रंप के हिसाब से ये सब मुझे खुश करने के प्रयासों जैसा है, यानी ट्रंप को खुश करने का प्रयास। अब आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी विदेशी नेता से मिलने जाता भी है तो उसकी डिप्लोमेटिक भाषा होती है, गरिमा होती है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से मंच से नीचा दिखाने वाली लाइन बोला है उससे चोट मोदी को नहीं, भारत की गरिमा को लगी है, भारत की 150 करोड़ की आबादी के सम्मान को लगी है, यानी देश का अपमान हुआ है। इन्होंने लिखा है कि ट्रंप के ऐसे बयानों का मोदी और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया और इसी चुप्पी ने अपमान की परतों को और मजबूत कर दिया है। हालांकि कुछ जगहों से यह खबर आई कि विदेश मंत्रालय की तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कही गई, लेकिन ट्रंप की लाइनें तो रिकॉर्ड में उतर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि मजबूत नेतृत्व का दावा करने वाली सरकार मोदी शाह की जोड़ी ऐसी स्थिति में देश का पक्ष साफ साफ क्यों नहीं रख पाती है? किस बात का डर है? क्या हमें सच में यह मान लेना चाहिए कि भारत की विदेश नीति अब इमेज मैनेजमेंट तक सिमट गई है? खाली गोदी मीडिया को 4 पैसा दे के उनको ढोल बजवा लो और वाहवाही करवा लो, चिंटुओं को टोपी पहना लो, अंधभक्त खुश हो गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चाचा लोग बम बम हो गए, बस हो गई कूटनीति। और फिर ट्रंप चाहे जितना बेइज्जत कर लें,
किसी भी मामले पर जवाब न देना पड़े। इस बात को साहू ने कमजोरी लिखा है और उनकी भाषा में यह स्वतंत्र विदेश नीति के उलट है। दूसरी बड़ी बात जो कि ज्यादा गंभीर है, साहू विदेश नीति का आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी क्या भारत अब अपने राजनयिक चैनल छोड़कर लॉबी फर्मों के सहारे बड़े देशों तक पहुंच बना रहा है। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कौन सा खुलासा हुआ, कैसे आपके टैक्स का पैसा ट्रंप के लोगों से बात करने के लिए, मीटिंग सेट करने के लिए बीच के लोगों को दिया जा रहा है, जिन्हें देसी भाषा में दलाल कहते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका स्थित भारत के दूतावास ने वहां की एक संस्था को 8 करोड़ से ज्यादा रुपए चुकाया सेटिंग करवाने के लिए, यानी बातचीत का जुगाड़ सेट करने के लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फर्म को लगभग 1.5 लाख प्रति माह फीस पर रखा गया और ये 1.5 लाख रुपया नहीं है, डॉलर है। और इसका काम था बैठकें, कॉल, ईमेल और हाई लेवल विजिट्स के समन्वय में मदद करना, यानी सेटिंग बैठाना, जुगाड़ लगाना। अब यहाँ एक सामान्य नागरिक का सवाल ये बनता है कि भारत का विदेश मंत्रालय, उसके राजदूत, उसकी डिप्लोमेटिक मशीनरी, ये सब किस लिए? अगर पहुंच बनाने के लिए हमें ट्रंप के करीबी के फर्म को पैसे देकर दरवाजा खुलवाना पड़ रहा है। साहू कहते हैं कि आजादी के बाद ये बेमिसाल स्थिति है, क्योंकि नेहरू ने तो उल्टा कहा था कि हमें खुद ऐसे लोग तैयार करने चाहिए जिन पर विदेशों में भारतीय हितों की सेवा का भरोसा किया जा सके। तो यहाँ बहस इस बात की नहीं है कि अमेरिका में लॉबिस्ट रखना कानूनी है या नहीं, अमेरिका में यह सिस्टम का हिस्सा है। बहस ये है, चर्चा का मुद्दा ये होना चाहिए कि भारत की गरिमा और निर्भरता का संकेत कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जब हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं तो क्या हमारी पहुंच किराए की सीढ़ी से बनेगी? अब तीसरा झटका यह है कि ट्रंप और अमेरिका की तरफ से एक और दावा किया गया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेजों और ट्रंप के बयानों में यह लाइन बार बार उछाली गई कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका ने मध्यस्थता की। भारत ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दुनिया के सामने यह नैरेटिव घूमता रहा कि भारत को सीजफायर के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ी। ये बात भारत के लिए इसलिए भी नुकसानदेह है क्योंकि भारत वर्षों से यह कहता रहा है कि कश्मीर भारत पाक मसले द्विपक्षीय हैं, तीसरा पक्ष की जरूरत यहां पर नहीं है। अगर वाशिंगटन ये कहानी चलाकर बैठ गया कि उसने करवाया तो भारत की डिप्लोमेटिक लाइन कमजोर पड़ती है और साहू इसी को देश की छवि को नुकसान कहते हैं। इसी माहौल में 50% टैरिफ वाला खेल भी है। व्यापार को लेकर अमेरिका ने जो सख्ती लगाई है, ये सब भारत को ऐसे कोने में ढकेलते हैं जहां हमारे विकल्प घटते ही जा रहे हैं। ट्रंप खुले मंच से कहते हैं कि भारत टैरिफ दे रहा है, भारत खुश नहीं है, भारत ने रूसी तेल घटाया है, यानी वो भारत को सार्वजनिक रूप से प्रेशर में लाने की बात कर रहे हैं और अपनी सफलता गिना रहे हैं। और जब हम चुप रहते हैं तो दुनिया वही मानती है जो ज्यादा जोर से बोला जाता है। यही तो विदेश नीति का असली खेल है। कभी कभी लड़ाई सीमा पर नहीं, कहानियों पर होती है। साहू इसी कहानी के नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास देखिए। मोदी सरकार देश में बार बार नेहरू को कमजोर बताती है, लेकिन साहू याद दिला रहे हैं कि नेहरू ने चीन के माओ से बातचीत में कहा था कि भारत दुनिया के किसी देश से नहीं डरता और गांधी ने हमें निडरता सिखाया है। साहू का तर्क ये नहीं है कि नेहरू देवता थे, उनका तर्क यह है कि विदेश नीति की रीढ़ गरिमा और स्वायत्तता होती है और आज उसी रीढ़ पर दबाव दिख रहा है। और जब साहू कहते हैं कि मोदी सरकार की नीति ट्रंप को खुश रखने के लिए समझौता करती हुई दिखती है, तो यह सीधा आरोप है कि हम अपने हितों को दूसरे की पसंद नापसंद के हिसाब से सेट कर रहे हैं। अब सवाल सरकार से है, मोदी सत्ता से है, विश्वगुरु से है। यह सवाल पार्टी का नहीं है, देश का है। अगर ट्रंप कहते हैं कि मोदी ने सर कहकर मिलने की भीख मांगी, तो भारत की तरफ से साफ ठोस जवाब क्यों नहीं आया? अगर रूस से तेल खरीदना कम कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है, तो क्या वो भारत के रणनीतिक हित में है या फिर सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है? वॉशिंगटन में हम अपनी बात रखने के लिए किसी फर्म को पैसा क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे राजदूत और मंत्रालय के चैनल कमजोर पड़ गए हैं? क्या वो इतने नपुंसक हैं? या ट्रंप प्रशासन ने नए दरवाजे बना दिए हैं जिनकी चाबी लॉबी के पास है और चाबी लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा? अमेरिका अगर भारत पाक युद्ध विराम में मध्यस्थता का दावा कर रहा है, तो भारत ने दुनिया भर में अपने मिशनों के जरिए ये नैरेटिव तोड़ने के लिए क्या अभियान चलाया, क्या प्रयास किया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विश्व गुरु की विदेश नीति का मतलब ये है कि हम मंच पर बड़ी बड़ी बातें करें और पर्दे के पीछे किसी और की शर्तों पर चल रहे हों? यानी दिखता है कि देश कोई और चला रहा है, पीछे से चला कोई और रहा है। क्या ऐसा है? साहू का लेख एक तरह से यही कहता है कि नेहरू की विदेश नीति की बुनियादी सीख बयानबाजी नहीं, स्पष्टता थी, झुकाव नहीं, संतुलन था, और डर नहीं, गरिमा। और हम इन तीनों से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, विदेश नीति में कभी कभी समझौते होते हैं, होते रहेंगे, हर देश करता है, लेकिन समझौते और डर में फर्क होता है। अभी जो हो रहा है ये समझौता कम, डर ज्यादा नजर आता है। समझौता तब होता है जब आप अपने फायदे के लिए सौदा करते हैं, और डर तब होता है जब आप अपमान निगल जाते हैं, अपना नुकसान सहकर भी
चुपचाप रहते हैं ताकि सामने वाला और नाराज न हो जाए। साहू की चिंता यही है कि हम कहीं सौदे से फिसल कर डर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर नेहरू को कोसने वाले मोदी जी को देश को यह बताना चाहिए कि उनकी मजबूत विदेश नीति का पैमाना क्या है। शब्दों की ताकत, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज, या दुनिया में भारत की इज्जत। क्योंकि आखिर में विदेश नीति का सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि दुनिया भारत को किस नजर से देखती है, बराबरी वाले साथी के रूप में या किसी ताकतवर के दबाव में झुकने वाले खिलाड़ी के रूप में। अब आ जाइए कर्नाटक। एक तरफ विश्व गुरु अमेरिका के दबाव में झुकते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार सरेंडर का आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ अपने ही देश के सबसे कमजोर और गरीब वर्ग को झुकाने में लगे हुए नजर आते हैं, कानून बनाते हैं। कर्नाटक सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि केंद्र ने मनरेगा की जगह जो नया कानून लाया है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 यानी वीबीजी रामजी, और कर्नाटक का कहना है कि यह कानून संविधान की भावना और केंद्र राज्य के संतुलन पर चोट करता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप है कि यह सिर्फ स्कीम बदलना नहीं है, यह हमारे अधिकार घटाने वाली बात है। मनरेगा गांव के गरीब के लिए एक सिंपल बात थी, काम चाहिए तो सरकार 100 दिन तक काम देगी। लोग इसे नाम से जानते थे, पंचायतें इसे चलाती थी, काम तय होता था, मजदूरी मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने यानी मोदी सत्ता ने कहा कि हम तो और बेहतर कर रहे हैं, 100 दिन की जगह 125 दिन काम देंगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कर्नाटक और कुछ विशेषज्ञों की परेशानी यहाँ यह है कि कागज पर 125 दिन लिख देने से 125 दिन काम अपने आप थोड़ी ना हो जाता है। वैसे हमने पिछले दिनों दिखाया भी था कि किस तरीके से जब 100 दिन की गारंटी है तब तो 100 दिन का मिल नहीं पा रहा है, फिर 125 दिन लिख दोगे तो कहां से मिलेगा? उसके लिए तो पैसा देना होगा। अब सवाल यह है कि काम कौन देगा, किस तरह देगा, पैसे कैसे आएंगे और किसके कंट्रोल में होगा? यही तो असली लड़ाई है। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा हटाकर ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार को कमजोर किया है, और बड़ी बात यह है कि पंचायतों का रोल कट रहा है। पहले गांव में कौन सा काम होगा, पंचायतों की भूमिका मजबूत थी। अब आरोप है कि नई व्यवस्था में गांव की आवाज कम और ऊपर का कंट्रोल ज्यादा होगा। यानी गांव में सड़क बने या तालाब, मजदूरों के लिए कौन सा काम शुरू किया जाएगा गांव में, यह फैसला अगर गांव से हटकर ऊपर चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा कथित रूप से, तो फिर गारंटी भी कागजे पर बन के रह जाएगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसा। रिपोर्टों में कहा गया है कि नए कानून में राज्यों पर खर्च का हिस्सा बढ़ाकर 40% तक चला गया है। मतलब केंद्र कहेगा हम मजदूरी का हिस्सा देंगे, लेकिन सामान, मटेरियल और एडमिन खर्च में राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि जब पैसा राज्यों पर ज्यादा और कंट्रोल भी ऊपर, तो राज्य क्यों खुश होंगे? कर्नाटक की आपत्ति यही है कि यह फेडरल ढांचा कमजोर करता है, यानी केंद्र नियम बनाए, नाम बदले और बिल का बोझ राज्य उठाएं। अगला मुद्दा है जो सीधे जनता की समझ का है, नाम बदलना। सिद्धारमैया और कांग्रेस ने इसे जानबूझकर भ्रम बताया है। उनकी लाइन बहुत तीखी है, केंद्र गरीब से रोजगार का अधिकार छीन रहा है और गांधी का नाम हटाकर कंफ्यूजन बना रहा है। सिद्धारमैया ने यहां तक कहा कि बीजेपी गांधी को दूसरी बार मार रही है। अब आप इस बयान से सहमत हों या न हो, पर एक सच तो है कि मनरेगा एक पहचान थी। नाम बदलने से सबसे ज्यादा दिक्कत उसी को होती है जिसे जानकारी कम मिलती है, यानी गांव की महिला, मजदूर, बुजुर्ग, दिहाड़ी करने वाला। आप लोग भी जरा गांव गिराव में जाकर घूम घाम के मजदूरों से बात करिए और पूछिए कि VBGRAMG नाम याद हुआ कि नहीं उनको अब तक। यही वजह है कि कर्नाटक सिर्फ कोर्ट नहीं जा रहा, बल्कि विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर मनरेगा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव भी लाने की बात कर रहा है। अब यहाँ मोदी सत्ता से सीधे सीधे सवाल बनता है, अगर आपका इरादा सच में गरीब को ज्यादा काम देने का है, तो फिर नियम इतने उलझे हुए क्यों हैं? 125 दिन का वादा है तो रोड मैप साफ क्यों नहीं है? हर पंचायत, हर मजदूर समझ सके, ऐसा कुछ बनाइए। अगर पंचायतें गांव की सरकार हैं, तो उन्हें कमजोर क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ा, अगर ये कानून इतना शानदार है, तो देश के राज्यों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? इसका मतलब है या तो कानून लिखने में जल्दबाजी हुई, या राज्यों से बातचीत कम हुई या नहीं हुई, या फिर केंद्र ने मान लिया कि हम जो कहेंगे वही होगा, हम ही सर्वे सर्वा हैं। यही तो फेडरल सिस्टम का झगड़ा है। भारत सिर्फ केंद्र से नहीं चलता, राज्यों से भी चलता है। अब जनता के लिए इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आने वाले महीनों में कोर्ट तय करेगा कि केंद्र ने सच में नया रोजगार अधिकार मजबूत किया है या पुराने अधिकार को नए पैकेट में कमजोर कर दिया है। कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या राज्य सरकारों के अधिकारों में बेवजह दखल किया गया है, और क्या नई व्यवस्था की डिजाइन वास्तव में रोजगार की गारंटी देती है या फिर नारे देती है खाली। अब इंतजार करिए, ये मामला जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो इस पर क्या निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें लोगों की बात सुनता है, राज्यों का दर्द समझता है, या फिर इस केस का भी वही हो जाएगा जो SIR का हुआ, जो अन्य चुनावी मामलों का हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इसमें कुछ होगा या फिर वही होगा जो हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।